दोस्तों, आज हिंदी कहानी के पेपर में मैं जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ वो शायद इस किताब में मेरी सबसे प्रिय कहानी है। कहानी है रोज़ और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की कहानी रोज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम रोज़ पढ़ना शुरू करें, मैं आपसे अज्ञेय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, लेखक के बारे में। अज्ञेय एक हिंदी के महत्वपूर्ण कवि थे, ये तो आप जानते ही हैं। तार सप्तक का उन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा नई कविता और प्रयोगवाद, इन दो धाराओं के प्रवर्तन का श्रेय उनको जाता है। इसके बारे में हम कविता वाले पेपर में अलग से बात करेंगे, इसलिए मैं इस पक्ष पर विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ। अभी उनके गद्यकार के रूप के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अज्ञेय कहानीकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे उपन्यासकार भी थे। उनके 3 उपन्यास आए हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद जैसी दार्शनिक धाराओं को अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा और भारत के युवाओं का एक सच्चा चित्र शेखर एक जीवनी में प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। अज्ञेय संपादन भी बहुत अच्छे थे। दिनमान जैसी राजनीतिक वैचारिक पत्रिका से लेकर के नया प्रतीक जैसी साहित्यिक पत्रिका तक अनेक पत्रिकाओं के संपादन का उनको श्रेय जाता है। तो अज्ञेय एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यहाँ हम उनकी कहानी रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, रोज़ मेरी प्रिय कहानी है। रोज़ का एक और नाम भी है। रोज़ कहानी अज्ञेय ने जब पत्रिका में छपवाई और बाद में जब किताब के रूप में लिखी, तो अलग अलग संस्करणों में उसके अलग अलग नाम समय समय पर रखे। तो अज्ञेय ने रोज़ कहानी को एक बार गैंग्रीन शीर्षक से भी छपवाया था, इसलिए कई बार आपको ये कहानी कई संग्रहों में गैंग्रीन नाम से मिलेगी और कई जगह रोज़ नाम से मिलेगी। कहानी एक ही है। ये दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, इस पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे। दोनों ही प्रतीक हैं जो इस कहानी में आए हैं। कहानी पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानी का लिंक भी डाल रहा हूँ और आप लोगों को PDF में अलग से इसकी फाइल भी भेज रहा हूँ। तो पहले कहानी पढ़ के फिर बात कीजिए, फिर इसको देखिएगा। कहानी सुनाने में कहानी नष्ट हो जाती है। मैं मान के चलता हूँ आप कहानी पढ़ लेंगे, फिर बात करेंगे। ये कहानी दरअसल पढ़ने और व्याख्या करने से भी ज़्यादा महसूस करने की चीज़ है। ये कहानी अनुभव करने की चीज़ है। यह कहानी संवेदनाओं की कहानी है। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो आप तक द्योतित हो जाता है। असली कहानी की ताकत क्या होती है, उसे समझना हो तो आपको रोज़ कहानी पढ़नी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक कवि थे, तो कवि होने के, और वो कवि भी कौन से थे, नई कविता के दौर के कवि थे। तो अज्ञेय मौन के कवि माने जाते हैं और ये कहानी भी मौन की ताकत को बताती है। यानी कहानी या कविता में हमेशा वही संदेश नहीं होता है जो कही गई पंक्ति में लेखक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि 2 पंक्तियों के बीच का मौन भी होता है, जिसे पढ़ने की ताकत आप में होनी चाहिए और अच्छे पाठक में वो क्षमता होती है। जैसे होता है ना, फिल्मों में आप संवादों के जरिए ही बहुत कुछ नहीं कहते हैं, बहुत कुछ आपके चेहरे के भाव भी कह देते हैं। जो नहीं कहा गया वो भी दर्शक देख लेता है। ठीक यही ताकत अच्छी कहानी में भी होती है। बाद में नई कहानी के दौर में इस विधा को बहुत अच्छे से, इस शैली को बहुत अच्छे से संवारा गया, लेकिन इसका प्रारंभिक रूप आपको अज्ञेय की कहानी रोज़ में दिखाई देता है। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी एक दिन की कहानी है, सिर्फ बहुत ज़्यादा घटनाक्रम नहीं है। कहानी घटनाओं से नहीं बन रही है, कहानी जो नहीं घट रहा है उससे बन रही है। कहानी में एक भाई है जो अपनी एक बहन के घर मिलने गया है। बहन की शादी हो गई है और बहन दूर पहाड़ों में कहीं रह रही है अपने पति के साथ। पति और छोटा बच्चा, 3 लोग वहाँ रहते हैं। ये उसके दूर के रिश्ते की बहन है, जो कि बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो अपनी बहन के घर मिलने गया है। अपनी बहन के घर एक दिन में या एक सुबह दोपहर से लेकर के रात तक के दौर के दौरान उसको इन कुछ 8-10 घंटों में जो अनुभव हुआ, जो महसूस हुआ, वो इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत ही बहुत ज़बरदस्त है। कहानी की पहली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान दें। दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। यानी घर में घुसते ही लेखक को ऐसा लगा जैसे किसी श्राप की छाया उस घर पर मंडरा रही है। ये रूपक है। वातावरण में कुछ अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। कुछ उदासी सी है, कुछ वातावरण बोझिल सा है।
अब देखिए, वातावरण जो होता है वो भौगोलिक वातावरण नहीं होता है, वातावरण हमारा मन बनाता है। हमारा मन जिस तरह से वातावरण को देखता है उस तरह से हमें वो वातावरण लगने लग जाता है। एक ही दृश्य को, एक ही पिकनिक पे अगर आप 10 दोस्त गए हुए हों, उन 10 दोस्तों में एक दोस्त हो जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए हो और उसकी माँ बीमार हो, तो उसका वहाँ मन नहीं लगेगा। आपको जो वातावरण बहुत मधुर लगेगा उसको वही वातावरण उदासी पैदा करने वाला लगेगा। तो ये हमारा मन है जो किसी भौगोलिक दृश्य को देख करके उसमें से उमंग पाएगा या उदासी पाएगा। तो इस कहानी में वो क्या था, वो कौन सी अस्पृश्य श्राप की छाया है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन कुछ महसूस हो रही है लेखक को, ये धीरे धीरे आगे दिखाई देता है। देखिए, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मालती यानी बहन। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। कुछ अजीब सा नहीं है, कई साल बाद भाई मिलने के लिए आया है और बहन की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या है? दरवाजा खोला, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आई और आकर के वापस चेहरा वैसा का वैसा हो गया। उसने कहा, आ जाओ, और पलट करके बिना ये देखे कि भाई आया है या नहीं, वो मुड़ करके चल दी। ऐसा नहीं लगा कि कोई बरसों बाद भाई मायके से मिलने आया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूध वाले ने दरवाजा खोलने पर दूध वाले को पाया है, जिसे देख करके महिला कह रही है कि रुको मैं भगोनी लेकर के आती हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा अजीब सा व्यवहार है मालती का। आप इसका कारण धीरे धीरे समझ पाएंगे और इसका कोई बहुत स्पष्ट कारण नहीं पता लगेगा। वो महसूस करने और समझने की चीज़ है जो ये कहानी धीरे धीरे रखेगी। और उसको रखने के लिए 3 सबसे बड़े प्रतीक हैं। 2 तो इस कहानी के शीर्षकों में छुपे हुए हैं, तीसरा और है जिस पर मैं आगे बात करूंगा। मैं कहानी के कुछ हिस्से बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, विवरण नहीं बताऊंगा। वे या नहीं है, हाँ वे अभी आए नहीं है, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा, आते ही एकाएक ये प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। पति घर पे नहीं है, पति डॉक्टर है, एक छोटे पहाड़ी कस्बे पर डॉक्टर का काम कर रहे हैं। छोटी जगह है, एक ही डॉक्टर है, सुबह शाम ड्यूटी पर जाना होता है, शाम को आउटडोर में एक बार फिर राउंड लगाने जाना होता है, ऑपरेशंस भी करने होते हैं क्योंकि अकेले डॉक्टर हैं, काम ज़्यादा है। तो डॉक्टर का काफ़ी समय सुबह दोपहर शाम अस्पताल में बीत रहा है। पीछे ये माँ बेटे अकेले रहा करते हैं, छोटा सा बच्चा है जिसे पालने की जिम्मेदारी है। छोटी जगह है, कोई परिचय नहीं है, कोई घूमने का स्थान नहीं है। वहाँ रहते हुए मालती का जीवन किस तरह हो गया है ये समझना पड़ेगा। ये मालती जो है, ये जैसी उदास सी आपको पहले दृश्य से दिखाई दी है, ऐसी पहले नहीं थी। इसका व्यक्तित्व बहुत अलग था। और ये जो हमारा लेखक है जिसका नाम पूरी कहानी में कहीं नहीं आया है, ये और मालती दोनों दूर के रिश्ते के भाई बहन, लेकिन बहुत भाई बहन से भी ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। मालती उसके सखी जैसी है, वो कहता है। बचपन में आप जानते हैं जो बराबर के भाई बहन होते हैं उनमें भाई बहन के रिश्ते से भी ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता होता है। तो दोनों ने साथ साथ खेले कूदे हैं, साथ साथ शरारतें की हैं, साथ साथ मार खाई है। और इसीलिए हमारी कहानी का नायक लेखक ये बात जानता है कि मालती एक उमंग वाली, एक उत्साह वाली नवयुवती थी जो आज एक मुरझाई हुई विवाहिता स्त्री में बदल गई है। क्यों? इसके पीछे का कारण हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे के बारे में पूछा, बच्चे का नाम क्या है? कुछ रखा नहीं है, पर टीटी कहते हैं। टीटी टीटी आ जा करके भाई खेल रहा है, सब चलता रहता है। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो मौन स्वाभाविक था, आकस्मिक था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। फिर उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि कैसे हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? क्या मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? फिर भी मतलब हालांकि थोड़ा स्वच्छंदता तो चली गई है, लेकिन ऐसा मौन जैसा अजनबियों के साथ रखा जाता है, बहुत अजीब लग रहा है लेखक को। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, अब ये जो एकाएक चौंक कर हूँ पूछा गया है, ये हूँ सुन के ऐसा लगता है कि दरअसल मालती ने वो सवाल सुना ही नहीं जो लेखक ने कहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। वो डूबी हुई है किन्हीं ख्यालों में, वो वहां होकर के भी नहीं है। मैं आगे लंबा पैराग्राफ है जहाँ लेखक इस बात की चिंता कर रहा है कि मालती ऐसी उदास में स्त्री में क्यों बदल गई है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक हिस्सा है जो खास तौर पे आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, जहाँ वो कहता है कि उसका व्यवहार ऐसा लग रहा है
वैसे जैसे बहुत देर प्रयोग में न लाया हुआ अंग कोई एक व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से नहीं उठ सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित व्यक्ति प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे और उतार ना पाए। यहाँ एक उपमा दी है लेखक ने, यानी आपका पाँव अगर आप उसे लगातार हिलाएंगे नहीं घंटे भर तक तो वो सो जाएगा, रखा रखा पाँव सो जाता है, उसका आप अचानक उठा के अगर आप एक जगह लगातार बिना पाँव हिलाए बैठे रहें और अगर आप अचानक उठकर चलने की कोशिश करेंगे तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे, क्योंकि आपका पाँव बैठे बैठे सो गया है। असल में यही समझने की बात है। कहानी का दूसरा शीर्षक था गैंग्रीन। उसकी जिक्र थोड़ा आगे आती है जब कहानी में मालती के पति डॉक्टर महेश्वर, जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो लौट करके आते हैं और अब फिर अपनी पत्नी के भाई साले के साथ थोड़ी बातें करते हैं, औपचारिक सी बातें करते हैं। और अस्पताल में व्यक्ति ऑब्वियसली सबसे पहले एक दूसरे के काम के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि उनका काम एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वही मरीज, वही हिदायतें, एक जैसी बीमारियाँ होती हैं। और वहाँ वो जिक्र करते हैं कि इस छोटे कस्बे में सबसे ज़्यादा जो बीमारी है लोगों के भीतर वो फैल रही है गैंग्रीन। गैंग्रीन दरअसल एक बीमारी होती है, ये आमतौर पे पाँव में होती है और मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है। यदि आप वैज्ञानिक रूप से देखें तो जहाँ पानी का रुकाव ठहराव ज़्यादा होता है, ऐसी जगह गंदगी जहाँ हो, पहाड़ी इलाकों में इसके होने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। गैंग्रीन में पाँव सड़ जाता है और जब गैंग्रीन हो जाता है तो आज की कहानी नहीं है, आज से कई साल पहले की कहानी है, सन 50 के 40 के आसपास की। तो उस दौर में गैंग्रीन हो जाने के बाद इलाज का अमूमन एक ही उपलब्ध तरीका था और वो तरीका यह था कि पाँव काट दिया जाता था। यानी जितने हिस्से में जहर फैल गया है उतने हिस्से को काट दिया जाए ताकि बाकी शरीर को, या कहा जाए प्राण को, बचाया जा सके। तो उसके पति गैंग्रीन के इलाज के लिए पाँव काटा ही करते हैं, यानी वो एक के बाद एक कई बार गैंग्रीन के केसेस आते हैं और वो इलाज करते रहते हैं। इसका एक जिक्र आया है कहानी के अंदर। अब कहानी का दूसरा शीर्षक है रोज़। रोज़ का जिक्र कैसे आता है देखिए। जब वो महेश्वर आए हैं और वो कहते हैं कि भाई जब दोनों के लिए खाना लेके आती है तो वो कहता है कि तुम भी खा लो। तो महेश्वर बोले, कुछ हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। पति को, महेश्वर नायक को कहते हैं आपको क्या मज़ा आएगा, बेवक्त खाना खा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। वो कहता है भूख बढ़ गई है वगैरह वगैरह, ऐसा ही कहना पड़ता है औपचारिकता में। मालती बहन को शायद कष्ट होगा तो मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही ऐसा होता है। इसके बाद अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों तो आप ये पाएंगे कि बार बार इस कहानी में एक बार नहीं 4 या 5 बार ऐसा होगा कि इस वाक्य की आवृत्ति होगी। पानी चला गया है, पानी नहीं आया है, बर्तन मांजने को पड़े हुए हैं, पानी शाम को 7 बजे बाद आएगा तो रात का खाना बनाने के बाद मालती देर रात बर्तन मांजेगी, 11 बज जाएंगे। तो जब पानी नहीं आता है तो वो कहती है रोज़ ही ऐसा होता है, पानी रोज़ ही चला जाता है, देर से आता है। एक बार नहीं अनेक बार मालती बोला करेगी रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ ही ऐसा होता है। ये कहानी का शीर्षक है रोज़। ये रोज़ गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ये हिंदी वाला रोज़ है, दैनिक रोज़, प्रतिदिन। अब आप शायद समझ पाए होंगे कहानी किस बारे में है। ये कहानी है जीवन की एकरसता के बारे में। मालती के पति ने थोड़ी देर पहले आपके सामने कहानी में ये बोला था कि उनका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा है, वही अस्पताल, वही बीमारियां, वही मरीज, वही इलाज। लेकिन मालती के पति का जीवन फिर भी थोड़ा विविधतापूर्ण है। वो घर से निकलते हैं, नौकरी पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, तो उनके लिए अंदर बाहर घूमना थोड़ा बहुत है। मालती का जीवन कितना ज़्यादा एकरसतापूर्ण है, इस पर विचार कीजिए। पति को विदा करना, खाना बनाकर पति का इंतजार करना, फिर पति को विदा करना, फिर रात के खाने के लिए पति का इंतजार करना, बच्चे को खिलाना, ले दे करके उसका जीवन एक निश्चित ढर्रे पर एक 4 दीवारी के अंदर बंद कैद होकर के रह गया है। और इसीलिए कहानी में जिक्र आया है गैंग्रीन का। ये गैंग्रीन दरअसल बीमारी नहीं है, गैंग्रीन एक रूपक है। मालती के जीवन में एक रस्ता का घुन लग गया है। जैसा कि मैंने आपसे बोला, यदि आप पाँव को 1 घंटे तक लगातार नहीं उठाएंगे तो आपका पाँव भी मर जाएगा,
सो जाएगा तात्कालिक रूप से। जीवन में सक्रियता बहुत जरूरी है। यदि सक्रियता नहीं होगी, विविधता नहीं होगी, कोई नए नए उद्यम नहीं होंगे और आपको एक जैसा जीवन एक ही जैसे ढर्रे पे लगातार हर दिन एक जैसा जीना पड़ेगा, तो आप भी इसी उदासी के शिकार हो जाएंगे, आप भी इसी नीरसता के शिकार हो जाएंगे, आप भी इसी एकरसता के शिकार हो जाएंगे और तब आपके जीवन में घुन लग जाएगा। इस कहानी में मैं उल्लेख कर दूंगा, अभी आगे आएगा। तो मालती के जीवन में घुन लग गया है। घुन जानते हैं ना, गेहूं के अंदर जब घुन लग जाता है तो उसे बचाने का तरीका होता है घुन को साफ करके अलग कर देना। यदि आप घुन को साफ करके अलग नहीं करेंगे तो वो घुन धीरे 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 पूरे गेहूं को खराब कर देगा। ठीक इसी तरह ये जो एकरसता का घुन मालती के जीवन में लग गया है, ये धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को, उसके पूरे आकांक्षाओं को, उसके पूरे सपनों को, उसकी पूरी उमंगों को नष्ट कर रहा है। मालती वो नहीं रह गई है जो वो बचपन में थी या जो वो किशोरावस्था में थी, या लेखक को उसकी जो स्मृतियां हैं वो मालती नहीं बची है। और आगे मैं थोड़ा और आगे पढ़ रहा हूँ। तीसरा, इस कहानी में मैंने बताया 3 रूपक हैं। एक रूपक है गैंग्रीन का, दूसरा रूपक है इस रोज शब्द की आवृत्ति का, और तीसरा रूपक जो इस कहानी में बहुत उल्लेखनीय है वो है अस्पताल जो पड़ोस में ही है जहाँ डॉक्टर साहब काम करते हैं। उस अस्पताल में बड़ा घंटा लगा हुआ है और वो घंटा जो है वो हर घंटे पर बजकर के समय बताता है। और यहाँ मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूँ। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के, एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। या ऐसे नहीं बोली होगी, शायद ऐसे बोली होगी, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। समय 2 तरह से बीतता है। एक समय बीतता है, एक आप समय को बिताते हैं। एक सकर्मक प्रक्रिया है, एक अकर्मक प्रक्रिया है। समय तो अपने आप बीतेगा, समय का काम है बीतना। लेकिन यदि आप खाली हैं, यदि आप निष्क्रिय हैं, यदि आप एकरसतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो वह समय बीतना भी आपके लिए काम हो जाएगा। चलो 1 घंटा और बीता, क्योंकि आपका जीवन निष्क्रिय और निष्प्राण होकर रह गया है, इसलिए हर घंटा बीतना आपके लिए एक उपलब्धि की तरह हो गया है। और यदि आपका जीवन सक्रिय है तो आपको वो घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि ये सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है, तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत बताते हुए कहा था कि समय तो एक ही है, लेकिन यदि आप एक खूबसूरत स्त्री के साथ बैठे हो, माफ़ कीजिएगा इसमें जेंडर की दृष्टि से कोई गलत बात हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा भी आपको 1 मिनट की तरह लगेगा, और यदि आपको कोई गर्म चीज़ छू जाए तो 2 क्षण भी आपको 1 घंटे की तरह लगेंगे। तो ये सापेक्षिकता होती है। तो समय मालती के लिए लगातार बीतता है, वो एक बीतना भी उसके लिए काम है, और हर घंटे पर आपको कहानी में आगे लगातार दिखाई देगा। जब 4 बजे का घंटा बजेगा तो मालती फिर बोलेगी 4 बज गई, या रात को 7 बजे का घंटा बजेगा तो बोलेगी 7 बज गई। मानो 1 घंटा और निकल गया, मानो मालती के इस निरुत्साह जीवन का थोड़ा समय और बीत गया। यदि आप इन 3 प्रतीकों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अज्ञेय प्रतीकों के लेखक हैं, अज्ञेय ने अपनी कविताओं में भी प्रतीकों का पुनराविष्कार किया। यदि आप उनकी कविता कलगी बाजरे की याद हो तो आपको ध्यान होगा उन्होंने पुराने प्रतीकों का बहिष्कार किया था और नए प्रतीकों को चुनने की बात की थी। प्रतीक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और यह कहानी भी प्रतीकों के जरिए आगे बढ़ती है। इस कहानी में मालती के जीवन की एकरसता कहीं बोल के नहीं बताई गई है, वो महसूस करने की चीज़ है। और इसका सबसे मार्मिक हिस्सा जो है वो मैं आगे आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बीच के हिस्से आप पढ़ेंगे तो आप जो मैंने बातें की है उन्हें महसूस कर लेंगे। मैं इसका सबसे मार्मिक हिस्सा जो मुझे लगता है वो पढ़ रहा हूँ। ये वो समय है जब शाम के समय सब लोग, घर के चारों लोग इकट्ठे होकर के एक कमरे में बैठे हैं, और बच्चा जो है वो खेल रहा है, और चांदनी में शिशु कैसा लगता है इस अलग जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा, और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से वह उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द की याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा,
चोट बहुत लग गई बेचारे के। ये बताने में इतना लंबा हो रहा है, असल में ये सब एक क्षण में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। बच्चा गिरा है, माँ चिंतित होने, दुखी होने, हाय मेरे लाल को क्या हो गया, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। माँ कह रही है रोज ही गिर पड़ता है। और इस वाक्य की गंभीरता लेखक को भी समझ आती है। वह लिखता है, एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी, अब जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। मैंने कहा था ना, घुन का जिक्र आता है कहानी में। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं। मैंने उस छाया को भी देख लिया। यहाँ लेखक कहता है कि वो जो छाया शुरू में उसको दिखी थी, अदृश्य अस्पृश्य एक छाया, एक काली छाया, वो क्या थी, वो अब लेखक को समझ में आ गया। और मुझे उम्मीद है आपको भी समझ आ गया होगा। मैं कहना चाहता हूँ फिर एक बार आपको समझाने के लिए, यदि आपका पाँव सो जाता है, निष्क्रिय रहता है, तो उसमें हरकत नहीं होती है। यदि आपका मन, आपका जीवन सक्रिय है, तो आपके मन में भावनाएं आती हैं। मैं 3 भावनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। भाई आया था, उसे देखकर पैदा होनी चाहिए थी खुशी। नल चला गया था, उसके बाद होना चाहिए था गुस्सा। और बेटा गिर गया, उसके बाद भावना पैदा होनी चाहिए थी चिंता। हमारे मन की भावनाएं बताती हैं कि हम जीवित हैं या नहीं हैं। हमारा जीवित होना इस बात से प्रकट होता है कि हम अपनी भावनाओं को कितना सक्षम ढंग से प्रकट करना जानते हैं। और यह बात मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोभावों पर निबंध पढ़ाते समय भी कह चुका हूँ। और मालती का जीवन नीरस हो चुका है। एक रास्ता इस कहानी का मुख्य विषय है, जिसे इस कहानी में लेखक ने दृश्यों के जरिए, प्रतीकों के जरिए और 2 वाक्यों के बीच के मौन के जरिए समझाया है। यदि आप इस एक रास्ता के गुण को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों मालती का जीवन इतना नीरस हो गया है कि उसके जीवन से भावनाएं चली ही गई हैं। और अभी मालती युवती है, मालती के सामने पूरा जीवन बाकी पड़ा है, लेकिन उसके सारे सपने मर गए हैं। कहानियाँ लिखी जाती हैं एक पूरे समाज की परिघटना को दिखाने के लिए। यह कहानी भारतीय स्त्री के उस चित्र को प्रस्तुत करती है जो 4 दीवारी के भीतर जिसके सपने दम तोड़ देते हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ, जो कह करके इस बात को खत्म करूँगा, वो ये कि इस कहानी का जो पति हैं डॉक्टर महेश्वर, वो कोई खलनायक नहीं है, वो कोई बुरे व्यक्ति नहीं है। वो अपनी व्यस्तताओं में जो कैद हैं, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ता है, देखा जाए तो वो एक तरह से अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने काम को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि सुबह दोपहर शाम लगातार अस्पताल जाते रहते हैं। अच्छी कहानी वो नहीं होती है जो एक खलनायक को आपके सामने प्रस्तुत कर दे और आप ये सोच करके संतुष्ट हो जाएं कि अच्छा, मालती का जीवन बुरा इसलिए था कि उसका पति बुरा था ना। एक अगली कहानी वापसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस पर और विस्तार से बात करूंगा। वैयक्तिक खलनायक बता करके, जैसा हमारी फिल्में करती हैं, आपके सामने परिघटना को तो बदल दिया जाता है, यानी जो फिनोमिना है कि ऐसा ही होता है, वो आप महसूस नहीं करते हैं और आप उसको उसके व्यक्तिगत जीवन की विशिष्ट घटना समझने लग जाते हैं। जब आपके सामने एक बुरा पात्र नहीं, नायक होते हुए भी मालती की ऐसा दशा क्यों है, तब आप सोचेंगे और आप महसूस करेंगे कि ऐसा सिर्फ मालती के साथ नहीं ऐसा होता है, ऐसा हमारे आसपास चारों ओर होता है। आप अपने घर के बारे में विचार करेंगे, आप अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे, आप, और मैं खास तौर पे मेरे युवा लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, आप अपनी बहनों माताओं के जीवन के बारे में विचार करेंगे। यदि आप इसको एक विशिष्ट वैयक्तिक घटना की तरह नहीं, एक परिघटना की तरह देखेंगे तो आपको, यानी ऐसा ही होता है सब तरफ, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहानी ऐसा भी होता है बताने का नाम कहानी नहीं है।
कहानी नाम है ऐसा ही होता है आपको समझाने का। तो ये कहानी इस देश की 80% आबादी के बारे में है जिसके साथ वास्तव में ऐसा होता है। 50% महिलाएं हैं, 80% इसलिए बोला कि एक रास्ता का घुन तो किसी के भी जीवन में लग सकता है। तो ये हम सब के बारे में कहानी है, इसे देखिए और कोशिश कीजिए इस तरह की परिस्थितियों को बदलने के लिए आप नौजवान क्या कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस कहानी के बारे में आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो को मेरे वो विद्यार्थी जो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि जो व्यूज़ होते हैं उनमें असली विद्यार्थियों के कितने होते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक सवाल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस कहानी में आए हुए तीनों प्रतीकों पर आप एक पेज में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख करके मुझे व्हाट्सएप करें। शुक्रिया।